Hello everyone. In the last class, we were discussing about discrete probability distribution, where the data we have, that means the outcome of probability, any event. Okay, you applied probability or occurrence of an event, and the outcomes we got in the form of discrete values. Then we studied different types of discrete probability distribution as Bernoulli, in which your outcome is 0 and 1, binary. Okay, and we said if 1 is success, if p is success, for example, x equal to 1, that means random variable the value is 1, and we say it is success defined by p, तो जो फेलियर होगा वो 1 माइनस पी या क्यू होगा फॉर अ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 0. फिर आपने बोला कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा देते हैं और उसको बोलते हैं लेट अस सपोज 5 या 10 या वट एवर, आपके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी आया, आपने कहा कि ऐसा करें तो बर्नौली बायनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स. अगेन p is the success, 1 minus p is failure. Then you are having ncr p to the power r, 1 minus p to the power n minus r. ये आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. यूज केसेस भी. Then we proceed ahead and studied Poisson distribution. In Poisson distribution, I told कि कोई टाइम फ्रेम है and there we are talking about occurrence. Okay, तो आपने एक एग्जांपल देखा था रिलेटेड टू योर शॉप है, वहाँ पर 12 to 1 टाइम फ्रेम में ऑन एन एवरेज दिस मच पीपल कम, तो 3 पीपल जो है उनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा आपने, फॉर्मूला भी देखा. देन फर्दर यू स्टडी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन है, सैंपल है, एंड अकॉर्डिंगली यू आर डिफाइनिंग योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो ऑल दीज आर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर योर आउटकम इज डिस्क्रीट इन नेचर. अब जो है हमारा नेक्स्ट, दैट इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो भाई डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, वी वर फोकसिंग इन स्टैटिस्टिक्स अबाउट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें पीएचडी नहीं करनी स्टैटिस्टिक्स में. एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ. ओके, हमें उतना समझना है जिसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकें. बस आन भाई, तो हो सकता है इंटरनली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, देयर माइट बी मेनी मोर फॉर्मूलास, मेनी मोर डेरिवेशंस. भाई मुझे अभी मशीन लर्निंग पर फोकस करना है. ठीक है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में देयर इज सम डिफरेंस. सो मशीन लर्निंग इज कंसर्न रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस, उससे क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग वाली टर्म्स आ जाती है. डेटा साइंस और फिर फुल्ली एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा और वो सारी टर्मिनोलॉजी वाली बात होगी. ठीक है, तो मुझे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग. सो एप्लीकेशन इज समथिंग व्हिच वी आर फोकसिंग अपॉन, कि यार हमें प्रॉब्लम दिया तो मैं डेटा को एटलीस्ट इतना समझ जाऊं कि इस पर अप्लाई क्या करना है, एंड हाउ आई कैन गेट द रिजल्ट्स. क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड व्हाट एप्लीकेशन इट रिक्वायर्स, देन आई कैन गेट द सोल्यूशन टू इट. इतना मुझे समझना है. ऑल राइट, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑब्वियस सी बात है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अवेलेबल हियर इज आउटकम होगा कंटिन्यूस होगा. ओके, that means we can represent the data in a frequency class intervals में we can represent. Okay, so continuous probability distribution is a probability distribution for continuous value. सीधी सी बात है, टारगेट कंटिन्यूस है आपका. तो probability of being an age 24 for a sample, तो आपकी age is one of the feature which is continuous in nature. Okay, तो हम इसे हिस्टोग्राम की हेल्प से या डिस्ट प्लॉट से क्लास इंटरवल के अंदर एज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Okay, so here we are going to use continuous probability distribution. All right,
In continuous probability distribution, we are having normal distribution, student t distribution, and etc. etc. We are having other things also. We are going to explore them ahead. पढ़ रहे हैं. Okay, so let's get started with the normal distribution. Okay, काफी फेमस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. नॉर्मल या बोलें या गॉसियन बोलें, कंफ्यूज नहीं करना. या बेल कर्व भी है. एंड इट इज अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिक अराउंड इट्स मीन. ओके, तो डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे शोइंग सिमेट्री. तो स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट ही एंड कर्टोसिस का कॉन्सेप्ट ही इसी के रेफरेंस से आया था. Okay, there we told positively skewed or negatively skewed. We put normal distribution as a reference. Okay, तो symmetry about the mean की बात हो रही है. A normal distribution में you are having mean, median, mode, or all are equal. Okay, so which represents its central or average value. ठीक है, mean तो average ही होता है obviously. It is characterized by the bell curve shape. तो घंटी होती है वो जैसे, ठीक है, बेल, सो समथिंग लाइक दिस. तो ऐसे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एंड इट इज वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, साइंस, इंजीनियरिंग, एवरीवेयर ये होता है. क्यों, क्या कारण है, इसकी प्रॉपर्टी समझाइए आप. व्हाट्स द रीजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड. तो देखिए, पहला पॉइंट तो यही है, सिमेट्री है. ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल अराउंड इट्स मीन. इसका मतलब ये हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ वैल्यू टू द लेफ्ट और राइट ऑफ अ मीन इज द सेम. तो इसको टेक्निकली समझे आप. आपने बोला सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम. अब वो मीन के अबाउट बात करें तो उसने बोला लेफ्ट में ऑब्जर्व करो चाहे राइट में ऑब्जर्व करो, सेम ही होगी, अलग अलग नहीं होगी. ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ वैल्यू टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द मीन इज सेम. उसको ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अभी आएगी, वो वाली टर्म्स भी आने वाली है. ओके, so here in case of symmetry observation same. मीन मीडियन मोड जो है वो इक्वल होते हैं एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये इसकी प्रॉपर्टी है. फिर यहां पर 68, 95, 99.7 का एक इंपेरिकल रूल लगता है. दैट मीन्स इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ द डेटा फॉल्स विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, 95% fall with two standard deviation of the mean, and 99.7% falls within three standard deviation of the mean. So one standard deviation is 68% of the data. Two standard deviation is your 95% of the data. Okay, and three standard deviation is 99.7% standard deviation. 99.7% of the data is third standard deviation. So ये sigma, ये 2 sigma और ये 3 sigma. So it is your empirical rule. Okay, normal distribution approximately this much percent of the data falls within one standard, 2 standard and 3 standard deviations. ये बता रहा है. और ये हमें एटलीस्ट वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसमें जो बात हो रही है, इसको क्यों रेफरेंस कर रहे हैं, ये कारण. ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन सर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस का मतलब सर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो सर यहाँ हियर वी आर हैविंग अ मीन, तो मीन तो आपका वी ऑलरेडी लर्न इट्स एन एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज. और मीन मीडियन मोड सब बराबर है यहाँ तो करस्पॉन्डिंगली आप वेरिएंस और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, सो वन स्टैंडर्ड डेविएशन, टू स्टैंडर्ड डेविएशन और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, बता रहे इतने इतने परसेंटेज ऑफ वैल्यूज होगा उसमें. इट्स वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन जो भी बोले. वी आर हैविंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. एक स्टैंडर्ड नॉर्मल पे भी एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्पेशल केस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. हियर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है. ओके, सो मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1. दिस इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन representing the number of deviations a data point is from the mean and are often used in this context. हम तो स्टैंडर्ड नॉर्मल आपका डिस्ट्रीब्यूशन को सीधा ये बोलेंगे, द मीन इज 0, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, दैट इज सेड टू बी अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन.
ओके, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी और बात करेंगे, इसका प्लॉट भी देखेंगे। एप्लीकेशंस की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइडली यूज्ड, आई ऑलरेडी टोल्ड, हर एरिया में इसका यूज हो रहा है। फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, दैट मीन्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये यूज होगा। ओके, क्वालिटी कंट्रोल, दैट मीन्स इन मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड, ओके, टू मॉडल द वेरिएशंस इन अ प्रोडक्ट क्वालिटी। ओके, ये भी है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई, और ये हम न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एनी प्रोडक्ट हैज बीन बिल्ड इन अ इंडस्ट्री और अ फैक्ट्री, तो वो बोल रहा है कि 100 प्रोडक्ट्स बने थे, उसमें 95% प्रोडक्ट्स जो है वो करेक्ट थे, 5% जो है वो डिफेक्टिव निकले। ओके, समथिंग लाइक दैट, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है। हमने हमने कहीं ना कहीं वी हैव केम थ्रू सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आया है। तो वो 5% जो है ना सिग्निफिकेंस लेवल हो गया, ये गलतियां हैं। 95% दैट मीन्स यू आर हैविंग अ करेक्ट, आपका जो प्रोडक्ट बना है वो करेक्ट प्रोडक्ट बना हुआ है। तो फिर इसके ऊपर बेस्ड हम जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो इट इज हैविंग गुड सिग्निफिकेंस इन स्टैटिस्टिक्स में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट। फाइनेंस में भी है। ओके, स्टॉक प्राइस, okay, यहाँ बोला stock prices and the returns as well as many financial indicators oftenly use normal distribution of the data. Linear regression में भी है, वहां पर भी normal distribution ही मुझे डेटा का चाहिए रहता है। ओके, तो इन अवर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात करें एंड इन योर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग विच इज प्रेफर्ड। बायोलॉजिकल साइंसेस में भी बात करें, ओके, सच एज हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करते हैं, तभी ये इंपॉर्टेंट है ये। और क्यों फॉलो करना, इसकी प्रॉपर्टी बोल रही है ना कि मीन मीडियन मोड बराबर मीन के लेफ्ट में और राइट में वी आर हैविंग द पॉइंट्स विच आर एट इक्वी डिस्टेंस। चाहे मीन से कहीं भी चले जाओ, कोई भी वैल्यू आपको मिलेगी वो उतनी लेफ्ट में रहेगी, उतनी राइट में भी रहेगी। दैट्स व्हाट इट्स रिलेटेड टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर उन्होंने 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, 3 स्टैंडर्ड डिवीजन की रेफरेंस निकला कि 1 स्टैंडर्ड डिवीजन 60%, 68% ऑफ द डेटा इज देयर। 2 में आपका जो है 90 कुछ बोला, 95, आगे 3 में 99.7% ऑफ द डेटा इज देयर, ये बोला उन्होंने। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पर जो है डेटा का नॉर्मल है, यूनिफॉर्मिटी, मतलब हम ये बोल रहे हैं सिमेट्री है आपकी डेटा में। अब ये देखिए, ये रहा आपका डायग्राम, मीन मीडियन मोड इक्वल है, ओके, एंड ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ओके, हम ये कह रहे हैं कि ये अबाउट दिस ये मीन है। ओके, ये रहा। वाई एक्सेस पर क्या होना चाहिए, इट्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वाई एक्सेस पर। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ होना चाहिए, यह मास नहीं आएगा, ये डेंसिटी आएगी, कंटिन्यूस है ना वो। ओके, एंड फिर हम क्या कह रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी 0.4 है ये। ओके, मीन मीडियन मोड सब बराबर है। ओके, तो ये आपका डायग्राम है। वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दिस थिंग, बात होनी चाहिए। तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स, ये भी बात करी हमने। एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइडली यूज्ड, क्यों, प्रॉपर्टीज भी देखा हमने। ओके, तो इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट पार्ट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द मीन, जो जितनी लेफ्ट की होगी उतनी राइट की होगी। जस्ट राइट नाउ आई टोल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, तो ये होता ही है ना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 है टोटल। ओके, डिस्क्रीट के केसेस में भी वी हैव सीन दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज दिस थिंग, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। ओके, यही मेरा पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ। ओके, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन की पावर माइनस एक्स माइनस न्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, दिस इज माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला वेयर सिग्मा इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड न्यू इज द मीन। ओके, तो ये मुझे जो है आई नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यदि आप कर सके रख सकें तो अच्छी बात है। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर एप्सिलॉन टू द पावर माइनस x minus nu का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो और भी बातें हैं उसमें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड होगा, अभी जब बात कर ली, जब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा मीन 0 होगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात। ओके,
Fine. Now your next distribution is student T distribution, which is which looks similar to your normal distribution. Okay, so student T distribution. अब ये क्या? See, student T distribution is simply called as T distribution. और ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हम अपने स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं. ओके, इट इज सिमिलर टू नॉर्मल, बट एक इसमें कंसर्न है, वो ये है, इट इज हैविंग हेवियर टेल्स एंड मोर रोबस्ट फॉर स्मॉल सैंपल साइजेस. हैवी टेल्स है, टेल जो हम देख रहे हैं, टेल्स, ये टेल, ये टेल्स हैं, ये हेवियर टेल्स देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो दिखेगा कुछ ऐसा ही, लेकिन दे आर हैविंग हेवी टेल्स. अभी इन दोनों का कंपैरेटिव प्लॉट भी बताऊंगा. So T distribution is commonly employed for hypothesis testing and confidence interval. This thing is also been seen in case of normal distribution. वहां पर भी ये था, confidence interval hypothesis testing में यूज होता है. Okay, when the population standard deviation is unknown. When the population standard deviation is unknown. ये पहले मुझे क्वेश्चन आया है कि सर population standard deviation is unknown, इसका मतलब क्या हुआ सर? Okay, because right now we are studying statistics, we are talking about the distribution of the data. Okay, and right now we already came to know that we are having a population, that means the complete data points, and we are having a sample which we took as a subset of the population, है ना? And we are applying the hypothesis testing over this sample, and we are claiming about the complete population. That's what we do talk about. Okay, तो यहाँ पॉपुलेशन यानी अभी तो मैं सिर्फ सैंपल लेकर उसी पर बात कर रहा हूं, तभी उसने बोला कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन. क्या होगा क्या नहीं होगा वहां पॉपुलेशन, अभी तो मैं क्लेम कर रहा हूं हाइपोथेसिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट गिवन ओवर अ कंप्लीट पॉपुलेशन वाया सैंपल ऑफ अ डेटा. ओके, तो मेरे पास सैंपल का मीन होगा, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, भाई मैं इस पर अपनी टेस्टिंग हाइपोथेसिस लगाऊंगा एंड देन आई विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन. तो ये अभी आगे हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग आना है. इन्होंने ये कहा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल टू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल. उन पे काम करता है. ओके, तो दोनों में डिफरेंस अभी ये है कि टी स्टूडेंट में जो टेल होती है दे आर क्वाइट योर heavier than the normal distribution. Okay, बाकी plot looks like quite similar to the normal distribution. ये होता है. ठीक है, तो हम और पढ़ना चाहेंगे इसके बारे में, क्या है ये. उसके पहले मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ. ओके, तो आपने पीडीएफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का देखा, दैट इज 1/√2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन की पावर -x - न्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. ऐसा करके आपने अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ पढ़ा. ओके, तो जो आपकी वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पर ये कहानी नजर आएगी आपको, पीडीएफ ही नजर आएगा, क्योंकि इट विल टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी. वाई एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी होगी और एक्स एक्सिस पर आउटकम्स होंगे. ये हमने आई थिंक प्रीवियस जो है अपने जो कोड्स बनाए हमने वहां पर हमने प्लॉट्स देखे, और प्लॉट्स में ये नजर आया कि अपने वाई एक्सिस पर आपने जो है प्रोबेबिलिटीज यू पुट, और ऑन एक्स एक्सिस यू हैव पुट द आउटकम्स. That's what you did. And in this segment also, we will checking the codes related to these. Okay. So probability density function PDF for T distribution with V degrees. इसमें degree of freedom होता है actually. In student T distribution, we are having degree of freedom. Okay. और उसका फॉर्मूला ये है, FTV is equal to gamma function. This is actually gamma function. V plus 1/2 upon under root of V pi gamma V/2 1 plus T square by V minus V plus 1/2. ओके, अब हम इतने डेप्थ में नहीं जा रहे, कहां से आया, क्यों आया, किस लिए आया. हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पर हो सकती है, किस पर्पस में इट्स गोइंग टू बी यूज्ड, वो हमें समझना है. ओके, तो यहां ये फॉर्मूला आपके सामने, दिस इज अ गामा फंक्शन. ओके, एंड वी आर हैविंग अ डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर, जिसमें कि वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, विच डिटरमाइंस द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये फॉर्मूला है आपका फॉर स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन. टी है ना, यहाँ पर टी है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन.
तभी उसने बोला स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, which is going to tell you the degree of freedom and which determines the shape of the distribution. ये बताता है. शेप तो खैर वो नॉर्मल की तरह ही है. ओके, नॉर्मल की ही इट लुक्स लाइक नॉर्मल ओनली. टेल हैवी होती है. अब और आगे पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी से समझेंगे क्या हो रहा है. तो पहले उन्होंने शेप ही पकड़ लिया प्रॉपर्टी में, शेप. तो द शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम. As the degree of freedom increase, the T distribution approaches the standard normal distribution. तो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है. यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी, ओके, तो मेरा टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होने की स्थिति में आ जाएगा. So how it looks like actually? How it looks like? Do you have a plot? Yes, here I am. Here I am. So the curve which you are seeing here in the blue, that is your normal distribution, and the curve which you are seeing here in orange is a T distribution. ओके, तो जो टी है आप देखिए, ये टेल्स जो है हेवियर टेल्स है, और नॉर्मल में हेवियर टेल्स नहीं है, वो बिल्कुल टच कर रही है यहाँ पर, दे आर नॉट हैवी, बट यहाँ पर हैवी टेल्स आपको मिल रहा है दोनों साइड से. तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर भी समझ में आना चाहिए कि वो क्या है, स्क्यूड है, अनस्क्यूड है, तो सिमेट्री है, तो ये भी सिमेट्री है. टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल इन नेचर, लेकिन उसका टेल हैवी होती है, और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से देखिए आपको ये थोड़ा सा नीचे मिल रहा है. इसका जो पीक है इट इज लेस देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब उसने बोला जैसे से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, एज मच एज द डिस्ट्रीब्यूशन इज गोना इंक्रीज, द शेप विल बी लाइकली टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. उसकी तरह वो हो जाएगा, दिखने लगेगा. दिस इज पॉइंट नंबर 1, शेप. शेप, डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. कैसे पॉइंट्स जो है वो फ्रीली स्पेस के अंदर अवेलेबल है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो हम तो गामा फंक्शन ही वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फंडा है. गामा की जो कहानी है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही डिफाइन करती है. आगे एक और फॉर्मूला मेरे पास और बताएंगे अभी इस पर, ठीक है. तो हेवियर टेल है, तो शेप से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम वी टोल्ड एंड वी सेड कि हाँ वो नॉर्मल की तरफ जाएगा यदि डिग्री फ्रीडम बढ़ेगा. हेवी टेल होती है. सो एज कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी दिखा भी दिया, the T distribution as having heavier tail, which makes it suitable for the situation with small samples where the population standard deviation is unknown. तो tail heavy है, ओके, इस तरीके से उसका रिप्रेजेंट हो रहा है. ओके, और ये बोला गया है कि when you are unknown for the population standard deviation, then T distribution has been used here for that case. Small sample size, small sample size. Okay, if you're taking a good sample, then of course normal distribution is fine, but if your sample size is small na, then T distribution is fine. ये बोला उन्होंने. सिमेट्री तो खैर है ही, वो तो इज लाइक नॉर्मल, वो सिमेट्री है. ओके, अराउंड 0. ओके, इफ योर मीन इज 0, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, सो इट विल लुक लाइक योर्स. ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी लगभग इसी तरीके से दिखेगा. तो सिमेट्री तो है ही, देखिए. एप्लीकेशंस की बात करें तो फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग जस्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट, वहां पर यूज होगा. कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज होगा फॉर एस्टिमेटिंग द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम अ सैंपल विद एन अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, सो आई विल बी कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ऑफ अ पॉपुलेशन विद हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल. कैसे, अभी सब फॉर्मूलेज आएंगे आगे. सो सीआई क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी बताऊंगा अभी आगे. अभी ओपनिंग हुई है बस, अभी स्टैटिस्टिक्स में और एलॉबरेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल सैंपल साइजेस, कंडक्टिंग द टी टेस्ट एंड फॉर द मीन्स. ओके, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ टेस्ट विच वी विल अप्लाई ओवर द डेटा. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू जनरलाइज द रिजल्ट्स ओवर द डेटा. तो ये सब जो कहानी होती है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होती है. वी आर गोइंग टू सेपरेटली स्टडी द हाइपोथेसिस टेस्टिंग. रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें, सो वेयर द अजम्पशंस ऑफ नॉर्मलिटी एंड द कांस्टेंट वेरियस मे बी वायलेटेड. ओके, जहां पर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब आपको हैवी टेल्स मिल रहा है, स्मॉल सैंपल ऑफ द डेटा है, वहां पर इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई द रिग्रेशन, फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड. तो लीनियर रिग्रेशन में दैट
एक्सपेक्ट्स कि डेटा मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बट इफ यू आर हैविंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा, तो उसने बोला स्मॉल सैंपल पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यदि नहीं मिल रहा है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही दिख रहा है, तो इसी से काम चला लो आप। मतलब वॉलेट करो रूल को। तो रूल तो नॉर्मल का था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल इट्स नॉट बीन देयर, इट्स लुकिंग लाइक टी डिस्ट्रीब्यूशन, वैसा दिख रहा था। तो हमने बोला चलो ठीक है, आप ही से काम चला रहे हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस में भी स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज गिवन बाय विलियम। ओके, पर उसी ने प्रपोज करा था। और हुआ क्या था, एज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन हिज वर्किंग प्लेस टू पब्लिश द रिसर्च आर्टिकल्स विद द ओरिजिनल नेम। ओके, देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन एट इट्स वर्किंग प्लेस। ओके, तो अपने नाम से आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकते, वो जहां भी काम करता था लफड़ा था, जो भी होगा इशू। तो क्या हुआ, उसने एक सूडो नेम स्टूडेंट के नाम से आर्टिकल पब्लिश करा। स्टूडेंट यानी कैसा, द डिस्ट्रीब्यूशन वाज प्रपोज टू फाइंड आउट द बेस्ट सैंपल फॉर अ स्मॉल सैंपल ऑफ द डेटा। ओके, तो जो उसने ये प्रपोज करी थ्योरी कि स्मॉल सैंपल पर यदि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन शो करना हो, सो दैट विल बी नॉट लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट विल बिहेव लाइक अ स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी क्योंकि उसमें थोड़ा सा शेप जो टी टाइप का ऐसा बनता है, वो टी कैसा बनता है, ऐसा टी। तो उसने बोला कि ओके, ऐसा करके तो मैं अपने नाम पे नहीं कर सकता, स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट के नाम पे कर देता हूं। ओके, तो वेयर द सैंपल साइज इज लेस देन द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज लाइकली टू बी नॉर्मल, वो स्टूडेंट ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये आपके सामने बना है, पहले भी दिखाया। ओके, विद हैवियर टेल। तो ये मिस्टर विलियम ने अपना वर्क प्रपोज करा था स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, दोनों का कंपैरिजन हमने देख लिया। पाइथन इंप्लीमेंटेशन भी जस्ट वी आर गोइंग टू सी फॉर बोथ ऑफ देम, देखेंगे। सो द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन is a probability distribution that arises in statistical inference working with a small sample of the data। तो आपके पास जब डेटा साइज कम होगा ना, ये बार बार इन एक लाइनों को टच कर रहा है, यानी क्लियरली हमें समझ जाना चाहिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कब कहाँ कैसे अप्लाई करना है। तो स्मॉल सैंपल साइज पर यू आर गोइंग टू वर्क विद द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, यदि ये भी पता नहीं है तो यू कैन यूज योर स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, देन चलिए, तो द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर इन शेप, बस उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एडिशनल चीज है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं था, हियर वी आर हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम इन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, जितना बढ़ेगा वही वो नॉर्मल की तरफ खींचा चला जाएगा, वो बेल शेप में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। ओके, बट विद हैवियर टेल्स, ये हैवियर टेल होती है उसमें इनिशियली, वी आर हैविंग हैवी टेल्स। Okay, so the shape of the distribution depends upon the degree of freedom, which determine the sample size. Okay, that's what we do here. Fine. तो भाई क्या है ये बातें? This is your gamma function. This is your gamma function. ये रहा यहाँ पर. And we have already seen this formula. Gamma df plus 1. df means degree of freedom plus 1 by 2 square root of. तो ये अपन ने ऊपर देख लिया. We have already seen the probability density function for your here for student t distribution, वो ये लिखा है वहां पे। Okay, it's not mandatory to learn the formula, but just हम समझ रहे हैं कि x एक random variable है यहाँ पे। Okay, we are having a random variable x, ये रहा। Okay, we are having df as a degree of freedom here. Okay, and we are having this as a gamma function. ओके, अल्फा बीटा गामा, गामा फंक्शन है ये। ओके, गामा फंक्शन ही वो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब के साथ ही अटैच होती हैं सारी बातें। ओके, तो द मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। ओके, आप डीएफ डिफाइन कर दोगे 1 तो मीन 0 होगा स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का। और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है तो मीन अनडिफाइंड होता है। भाई ये प्रॉपर्टी है, mean is undefined, the degree of freedom is your 1, and the variance of t distribution depends upon the degree of freedom, which is given by df upon df minus 2 for df greater than 2. Okay, so degree of freedom divided by degree of freedom minus 2, okay,
वेयर डी एफ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 होगा, यदि 2 से छोटा हो गया या इक्वल हो गया तो ये तो नीचे इन्फिनिटी हो जाएगी, वो तो बात खत्म हो जाएगी। तो वेरियंस इज योर डी एफ अपॉन डी एफ माइनस 2 वेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर देन, ये होता है। ओके फाइन। बाकी यूज केस बताया है कि कहाँ है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज होता है, सैंपल साइज जहां कम होता है वहां पर वी आर गोइंग टू यूज इट। ये बात है आपकी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके तो कुछ पॉइंट अभी हमें यहां पर जो है वो क्लिक करे हैं। ओके वो ये है कि एप्लीकेशन, इफ आई से नॉर्मल एंड टी बोथ आर यूज्ड इन योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके डिफरेंस भी हमें समझ में आया, ये हैवी टेल बोल रहा है। ओके नॉट लाइटर टेल्स, हैवी टेल्स है। आप देखिए वो डायरेक्टली टच नहीं कर रही है ग्राउंड को। ओके तो ये जो टेल है, ये जो टेल है, ये है ना, ये टेल जैसे दिखती है ना, ये टेल है। तो हम देख रहे हैं यार ये भारी दिख रही है टेल, लेकिन यदि इफ आई से इट्स गोइंग टू टच, इट्स गोइंग टू टच द ग्राउंड, इट्स गोइंग टू टच द ग्राउंड, तो ये पतली टेल है। ओके सो ये इसका मतलब होता है हैवी टेल। तो आई नो दैट फ्यू पीपल माइट हैव डाउट, सर हैवी टेल है, हैवी टेल बोल किसको रहे हो आप? अब देखिए ना इसको, यू कैन सी द डायग्राम, ये हैवी टेल इसको बोल रहे हैं हम। ये देखिए दिस इज द टेल ना, दिस इज द टेल, सो इट्स लुकिंग हैवी ऑब्वियसली। देखो एंड ये देखिए ये टेल जो है इसकी, ये टच कर गई ग्राउंड को, तो ये लाइटर टेल है, इसी को बोल रहा है वो हैवी एंड द लाइटर टेल। ओके एंड हाउ, व्हाट्स द शेप, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब कहानी और है फिर बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम सर वो कहाँ, गामा फंक्शन उसका फॉर्मूला। ओके बात फिर ज्यादा है। ओके हम कुछ हम उसको जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एरिया तक ही रखेंगे। ओके अकॉर्डिंग टू अवर यूज केस। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तो आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉमन है, वो तो इट्स बीन देयर। Okay, we are much more concerned about the normal 68, 97 sir and 99 rule apply to the student distribution. हाँ अब ये वाली बात है, does it apply to it? Sir when it is going मतलब ये convert यदि हो गया नॉर्मल में तो सर अप्लाई होगा, और यदि नहीं हुआ है तो सर नहीं अप्लाई होगा। Till then it's not been applicable क्योंकि it's not been mentioned here that 68 and that 95, 97 rule has been applicable to the student. It's look like this thing, बस इसका लुक सिमिलर है नॉर्मल के। ओके बट इट इज हैविंग सम चेंजेस। ओके जैसे टेल हैवी हो गई है। ओके एंड आपने देखिए पीक भी कम है इसका, एंड इट इज एसोसिएटेड विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली सर यहाँ पर वो रूल जो है मुझे लग रहा है इट्स नॉट बीन रीडीली एप्लीकेबल, बट व्हेन इट्स गोइंग टू टच लाइक नॉर्मल तो वो अप्लाई हो जाएगा। ओके तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रूल एंड द रूल्स रिलेटेड टू द स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड स्मॉल सैंपल साइज की बात कर रहे थे यहाँ पर, स्पेशली इन केस ऑफ स्टूडेंट स्मॉल सैंपल साइज वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन या अननोन रहे, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन। तो यदि स्टैंडर्ड डेविएशन ही अननोन है, जो सर ने भी बोला कि वो रूल बताइए आप 68 का, 95 का एंड 99.7 ये वाला रूल है, तो ये तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भाई बोल रहा है कि मेरे को पॉपुलेशन का तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहते ही पता ही नहीं है, मुझे अननोन है, तो जाके मुझे लगाओ। ओके तो हाउ कैन आई क्लेम कि ये इसको फॉलो कर लेगा? अभी जब मेरा नॉर्मल की तरफ जाएगा तब मैं भले कह सकता हूँ, if it is like a normal distribution likely to be when the degree of freedom is more, then it should follow this rule. अभी तो नहीं कह सकता हूँ। Okay, yes sir. That was my mistake. Yes sir. Okay, by mistake. Okay, fine. Okay. Now, let's proceed ahead and talk about another theorem, that is central limit theorem. Okay, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। Then we'll see the implementation of all these. अब सैंपल की बात कर रहे हैं, स्मॉल सैंपल स्टूडेंट टी। यदि ह्यूज सैंपल बन गए तो, इफ यू आर वर्किंग ओवर अ ह्यूज सैंपल ऑफ डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो अच्छा जरूरी थोड़ी ना है भाई कि पॉपुलेशन में से जो सैंपल निकाल रहे हो वो, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग 10,000 पीपल एज अ पॉपुलेशन, you can pick 100 people also, you can pick 1,000 also, you can pick 9,000 also. Okay, तो भाई 9,000 भी सैंपल ही है,
10,000 का, और 100 भी सैंपल है 10,000 का, तो स्टूडेंट ही अप्लाई किस पे कर रहे हैं? स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा पे। ओके, और यदि सैंपल साइज बड़ा हो गया, जैसे 1000 हो गया, 9000, तो क्या करेंगे? सो इन केस ऑफ लार्ज सैंपल ऑफ द डेटा, we are going to consider the mean values, which will find the sample values for normally distributed around the population mean. अब ये कहाँ, where it gets stuck? Can you explain something about degree of freedom? Yes, degree of freedom क्या होता है? अब ये वाली बात भी आई है. What do you mean by degree of freedom? Degree of freedom defines the distribution of the data. Okay, तो distribution of the data में भी how we can say कि हमारा नॉर्मल की तरह ही सिमिलर हो. ओके, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इट्स 1 2 3 4, ये सारी बातें ये क्या है? ओके, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं. द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ, अच्छा, फ्रीडम फ्रीडम कब आती है? फ्रीडम तब आएगी जब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. अच्छा क्वेश्चन है, मैं आई वांट टू पुट सम लाइट ओवर इट. सी, डिग्री ऑफ फ्रीडम means when we are having number of independent variables that can be estimated statistically, and they can tell how many items can be randomly selected before any kind of rule you apply over your data, before the implication of the rule. That is called as degree of freedom. So degree of freedom is associated with the number of independent variables. Okay, तो जितने जितने भी आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, वही आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन कर रहे होंगे. यू आर हैविंग वन रैंडम वेरिएबल, टू रैंडम वेरिएबल, थ्री रैंडम, वट एवर बी द रैंडमनेस ऑफ द डेटा, एंड यू आर अप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट. ओके, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, it's saying the number of independent variables that can be estimated statistically. Okay, हम तो लगा रहे हैं ना statistical ही यूज कर रहे हैं, अप्रोच वही यूज कर रहे हैं. Okay, and how many elements, values, or the items we can randomly select from that data. Okay, तो आपके पास वन इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू कैन अप्लाई द प्रोबेबिलिटी एंड सेलेक्ट अ वैल्यू. वो वाई पर डिपेंडेंट नहीं है भाई. ऐसा नहीं कि भाई मैं एक्स को आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, तो मेरा वाई का कोई उसके ऊपर कोई रूल है, या उसका कोई आपका जो है वो बोल रहा है कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग ही चलना. ऐसा नहीं है. एक्स इज इंडिपेंडेंट, वाई इज इंडिपेंडेंट, एंड आई एम अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी ओवर इट. Okay, and randomly I am selecting a value from the population. Population भी unknown है, उसका standard deviation. Sample मान लो आप, तो small sample में I am having, for example, two independent random variables, and I am selecting a value for each of them without hurting any of them. Okay, that is said to be your degree of freedom. Okay, so 2 degree of freedom हो गया. That means so high degree of freedom with the student. Okay, there is one thing present in the comment. Okay, that means so high degree of freedom with the student distribution will go to the normal distribution. Is it correct? Yes, sir. If your degree of freedom is high, it will relate to the normal distribution. वो normal की तरफ चला जाएगा. Okay, यानी कि ये अपने आप में क्या होती है? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, हम जिसे कहते हैं. ओके, तो आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. ओके, एंड यू अप्लाई द प्रोबेबिलिटी ओवर इट, एंड यू गेट द आउटकम, and which are not impacted by any of these variables among them, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है. और जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा, उतना हम नॉर्मल की तरफ अप्रोच करेंगे. दैट्स व्हाट द केस इज. ओके, सो हियर, जैसा मैंने आपसे बोला, डिग्री ऑफ फ्रीडम, it represents how many values involved in the calculation have a freedom to vary. मतलब कितनी स्वतंत्रता है मुझे, आप मतलब सी आपका डेटा सेट भी होता है, हम वहां पर भी अज्यूम करते हैं that your features should be independent of each other. Your features should not be correlated with each other. Your features should not have a collinearity. Okay, so if you are having, okay, it is something similar to independent. Yes, sir, it's independent variable only. यही मैं बोल रहा हूँ. In a sample, how many independent variables? How you can define a sample over independent variables? ये हम बात कर रहे हैं. तो सैंपल में डेटा पॉइंट्स हैं. ओके, इन सैंपल देखिए, इन सैंपल you are having a data points. For example, this is a sample.
You are having a data points, and data points are associated with some variables. And now if I say कि these variables are independent, मतलब भाई मेरे पास x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x is not dependent upon y is not dependent upon x, तो दोनों स्वतंत्र है. And now I am applying what, your statistical analysis over it. मतलब मैंने इस पे प्रोबेबिलिटी लगा दी. ओके, और प्रोबेबिलिटी लगाई कौन सी वाली, वो स्टूडेंट टी वाली, स्टूडेंट टी का वो जो पूरा फॉर्मूला था, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला. ओके, वो पूरा अप्लाई कर दिया उस पर. तो ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली बात हो गई. ये हम कह रहे हैं. ओके, तो यू आर हैविंग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. जैसे आपके आपके पास बोला 3 डिग्री, थ्री, फॉर एग्जाम्पल if you are having a problem statement with 3 degree of freedom, so what does this 3 degree of freedom mean? Okay, तो ये जो है टोटल जो होती है, टोटल यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 6 होती है. ओके, थोड़ा सा मैं आपको और इलॉबरेट कर दूं. तो टोटल देयर आर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. यदि आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट मीन्स यू आर प्रोजेक्टिंग द डेटा ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड ऑल दीज एक्सिस आर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ये ऑर्थोगोनल हैं और ये इन आपस में इनका कोई वो नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है या एक दूसरे के. ओके ओके, इन जनरल देयर आर 3 डिग्रीज, 6 डिग्रीज. हम बोल रहे हैं कि 3 यदि हमने बोला तो एक्स वाई जेड पर आपका डेटा. ओके, यस, एनी फर्दर डाउट प्लीज. यस सर. Sir, my question is like, हाँ suppose if you take a data set, हाँ हाँ for example, gender is a हाँ column, a feature, हाँ then height can be a feature, हाँ color सर. can be a feature. यस यस. So these columns or these features are called to be independent. हाँ, इंडिपेंडेंट. So यस that सर. so यस. one column is an independent variable, that वेरिएबल, is 1 degree of 1 freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम. यस. Second column is another degree of Another freedom. degree of freedom. So, Yes, and the third column is 3rd degree of freedom. So total we are having 3 degrees of freedom. okay. Okay, sir. Got it. So sir, Just to confirm. independent, हाँ sir, independent variable itself shows the degree of freedom. Okay. Okay, so अच्छा हुआ this question came तो जो है वो हमने यहाँ पर elaborate करा. We are having one more thing. मुझे लग रहा है सर गामा फंक्शन के बारे में भी बता दो सर. You have used गामा फंक्शन. तो गामा फंक्शन क्या होता है? See, अभी जो गामा फंक्शन है, gamma function is it's a generalization of the factorial function to non-integral values. Okay, we are going to take the factorial और वगैरह, तो वहाँ पर ये gamma function का use होता है. Okay, so it's a generalization of your factorial function to non-integer numbers. Okay, खास करके अपना हम यही use कर रहे हैं, statistics में we are using it. It's used in probability also, this gamma function. Okay, so स्पेसिफिकली टुवर्ड्स योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर या उसकी तरह दिखने वाला होता है, तो गामा फंक्शन का वहाँ पर इस्तेमाल होता है. ओके, सो इट्स जस्ट अ जनरलाइजेशन टेक्निक. ऑलराइट, तो गामा फंक्शन भी जो है वी डू यूज इन दिस फार्मूला. सो वी आर हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड सेकंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ probability distribution, that's called as the gamma function. Okay, that means generalization of factorial function into non-integer numbers. Okay, non-integer numbers. Okay, तो आप देखो ना डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन इंटीजर ही तो है, ये सब डेसिमल में ये फ्रैक्शनल वैल्यूज ही तो है. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये सब क्या है? नॉन इंटीजर ही तो है. तो आई एम जनरलाइजिंग माई वैल्यूज. ओके, मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंटीजर वैल्यू को नॉन इंटीजर में कन्वर्ट कर दे भाई, वो गामा फंक्शन. ओके, जनरलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू नॉन इंटीजर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ गामा फंक्शन. ओके, तो मैंने अपना इंडिपेंडेंट फीचर लिए, उनको मैंने बोला यार तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, और तुमको उठा के मैं कहां पटक दूंगा? अपने इसको फॉर्मूले में, इसका जो था टी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, और मैं बोलूंगा चलो भाई ठीक है, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन शो करिए. सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ गामा फंक्शन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड योर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, इतनी चर्चा हुई. अभी और भी मैं इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा आगे. मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम खत्म करूं, पहले आपको ये समझाऊं सेंट्रल लिमिट. ओके भाई, छोड़ पीछा. Okay, so I was talking about the central limit theorem. ये क्या है? See, central limit theorem is a fundamental concept in probability and the statistics, and it says that under certain condition, कुछ परिस्थितियों में
The sum or average of a large number of independent and identically distributed random variables will be approximately normal distribution regardless of the shape of the original distribution. अच्छा, कुछ आपने स्पेशल सर्टेन कंडीशंस में आपने बोला कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ओके, और ये हम कहें आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स जो भी कहें, दे विल हैव अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की तरह हो। तो भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग विच इज ऑलवेज केप्ट एज अ रेफरेंस। ओके, तो ये बोल रहा है कि लेट अस सपोज यू आर हैविंग x1 x2 डॉट 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 अप टू xn बी अ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम, मतलब ये रैंडम वेरिएबल है भाई, दीज आर द रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ओके, विद वेरिएंस, क्योंकि भाई वो सिग्मा होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो भैया वेरिएंस होगा सिग्मा का स्क्वायर, तो उसने कुछ नई कहानी नहीं लिखी है, वी ऑलरेडी नो दिस। तो म्यू जो है वो मीन है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो क्या करें, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं ये n रैंडम वेरिएबल्स, यदि n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, so the distribution of the standardized sum or the average z approaches to the standard normal distribution with mean 0 and the variance 1। यानी कि भाई यदि ये नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल n के बराबर आ जाए, n इंफिनिटी हो जाए, ऐसा बोल रहा है, if the number of random variables tends towards infinity, in that particular case the data distribution will seek towards the normal। तो अभी अभी तो यार कुछ देर पहले हमने पढ़ा स्टूडेंट टी वो बोलता है यदि आप सैंपल साइज छोटा ले लो तो वहां टी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल है, और जब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, ओके, अच्छा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ना, यानी कि क्या समझ में, व्हाट डू यू थिंक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज, तो वो नॉर्मल की तरफ हो जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा ना, यानी कि नंबर ऑफ फीचर बढ़े, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़े। तो ये भी कोई अलग तो नहीं कह रहा भाई, सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी कुछ अलग तो नहीं कह रहा, इसने भी क्या बोला, ये क्या है सब, ये भी तो नंबर, ये इंडिपेंडेंट, ये भी क्या है, रैंडम वेरिएबल है। सो फॉर एग्जांपल मेरे भी नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल ही करस्पॉन्डिंग हर एक फीचर का होगा। फॉर एग्जांपल x1 है, x2 है, xn है, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल n फीचर्स है, आई एम अवेलेबल विद n फीचर ऑफ द डेटा, और यदि n इंफिनिटी को टेंड कर गया, ये बोल रहा है इफ द n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी वी आर हैविंग मल्टीपल फीचर्स एंड मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स, ओके, और उसको बोल रहा है इसने आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बोल रहा है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा, यानी कि भाई मेरा x1 जो मेरा कॉलम है, जो मेरा फीचर है, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरे का डिस्ट्रीब्यूशन, सबका डिस्ट्रीब्यूशन इज लुकिंग लाइक एन आइडेंटिकल, ओके, और ये मेरे पास नंबर ऑफ फीचर्स आर गोइंग टू इंक्रीज एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, तो भाई मैं नॉर्मल की तरह दिखने लग जाऊंगा, यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। तो स्टूडेंट ही भी कुछ यही कहानी कह रहा था, लेकिन वो उसने बोला आई एम ऑन अ स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा, लेकिन यही सैंपल बढ़ा लोगे, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा लोगे, तो मैं भी नॉर्मल की तरह दिखने लग जाऊंगा, ये भी बोल रहा है मैं भी नॉर्मल की तरह दिखूंगा यदि ऐसी स्थिति है तो, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई मीन न्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज देयर, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैंडर्डाइज सम और एवरेज कर लो आप जो भी है, अ स्टैंडर्ड नॉर्म, तो आई एम लुकिंग लाइक अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज 1, जैसे कि ये सब फॉर्मूला है, z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn माइनस nu डिवाइडेड बाय n सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा स्क्वायर, ओके, तो n यदि इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो भाई मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हो जाएगा, यानी मेरा मीन 0 हो जाएगा, वेरिएंस 1 हो जाएगा, और ये मेरा फॉर्मूला। इन सिंपल टर्म्स क्या कहना चाह रहा, और सिंपल देखो, इन सिंपल टर्म्स द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट अ सैंपल साइज ऑफ साइज n इंक्रीजेस, यदि बढ़ता है सैंपल साइज इंक्रीजेस, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन बिकम्स अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल
तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की तरह हो जाएगा एंड सेंटर टुवर्ड्स द पॉपुलेशन मीन। ओके, तो वो पॉपुलेशन मीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अब सोचने वाली बात देखिए, ये आपका पॉपुलेशन, दिस इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन दैट मीन्स बहुत सारे मेनी डेटा पॉइंट्स आर देयर, क्योंकि पॉपुलेशन में तो भाई सब कुछ होता है। मेनी डेटा पॉइंट्स आर देयर, ये पॉपुलेशन है। मैंने इसमें से एक सैंपल उठाया, छोटा सा सैंपल उठाया, दिस इज सैंपल। अब भाई ये सैंपल में भी डेटा पॉइंट्स से छोटे मोटे तो हैं, ये इतने इतने डेटा पॉइंट्स आर देयर। अब मैं बोल रहा हूं इसका खुद का होगा मीन, इसका खुद का होगा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये है सैंपल, ये सैंपल का था, ये पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का है मीन, इसका खुद का भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा होगा। ये कह रहा है इन सिंपल टर्म्स, ने बोला द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट द यदि सैंपल साइज बढ़ेगा, यानी कि पहले भैया इतना छोटा सा आपने मान लो 10,000 डेटा पॉइंट्स आर देयर इन योर पॉपुलेशन, आपने 100 का सैंपल यहां से उठा लिया। अब मान के चलिए सैंपल साइज बढ़ा, आपने इसको 1000 का बनाया, तो धीरे धीरे इसका मीन भी खसकेगा, इसका मीन अब कुछ और होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और होगा। फिर ये सैंपल साइज आपने और बढ़ा दिया, आपने कहा नहीं सर मैं 2000 का कर रहा हूं इसको, या 5000 का कर रहा हूं, तो फिर ये खसकेगा इसका मीन, फिर ये धीरे धीरे जाके पॉपुलेशन मीन की तरफ बढ़ेगा, उसके इक्वल होने की, मतलब ऑब्वियसली ना सैंपल साइज बढ़ रहा तो मीन भी बढ़ते चले जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा। यदि आपने सैंपल साइज को 9000 कर दिया, वही वो बोल रहा है इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, यदि सैंपल साइज बढ़ेगा, डेटा सैंपल बढ़ेगा, सैंपल साइज इज गोना इंक्रीज, इंफिनिटी यानी इंफिनिटी तो नहीं होता, नहीं कह रहे तो एक जनरल बोला था उसने, यानी आपका पॉपुलेशन ही यानी कह रहा है कि पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में ही बोल रहा है वो, तो इट विल बिहेव लाइक एन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। तो यदि 9000 हो गया सैंपल साइज, एक्चुअल पॉपुलेशन इज 10,000, इफ योर सैंपल इज 9000, दैट मीन्स योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल इज लाइकली टू बी नॉर्मल, यानी वो भी नॉर्मल की तरफ वो बढ़ गया है, वो भी नॉर्मल की तरफ दिखने लगेगा। एंड इट्स मीन विल बी इट्स नॉर्मल सेंटर्ड अराउंड द पॉपुलेशन मीन, यानी उसका मीन लगभग पॉपुलेशन मीन की को ही अप्रोच करेगा। तो मीन ऑफ द सैंपल विल बी अप्रोचिंग द पॉपुलेशन मीन विद द स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू द पॉपुलेशन, यानी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वही पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होगा। सीधी सी बात है, यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है, बस इतना ही कह रहा है और कुछ नहीं, उसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। ओके, तो भैया सैंपल साइज तुमने लिया, उसको जैसे जैसे बढ़ाओगे उसका मीन पॉपुलेशन की मीन की तरफ अप्रोच करेगा, बस इतनी, दैट्स सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, तो भाई क्या इसके प्रॉपर्टीज, क्या की पॉइंट्स हैं, उस पर भी नजर डालें। एप्लीकेबिलिटी, so the central limit theorem is applicable to the wide range of random variables where we are having large sample, sufficiently large sample। तो सैंपल जब बड़ा होगा तो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा सकते हैं, सैंपल छोटा होगा तो टी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। ओके, ठीक है। इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यही था। तो वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है और सबका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, ये भी बोला हम, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिपेंडेंट है। Okay, so the random variables are in a sequence should be independent, meaning that the outcome of one variable does not affect independence का, अभी आपने बोला था ना डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वो यही है। The outcome of one variable doesn't impact the outcome of another variable। भाई तेरा तेरा रिजल्ट तेरा, मेरा रिजल्ट मेरा, जॉइंट रिजल्ट नहीं है भाई हमारा, देयर इज नो जॉइंट प्रोबेबिलिटी, वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। ओके, तो वट एवर बी द रैंडम वेरिएबल्स हियर वी आर टेकिंग द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, सब इंडिपेंडेंट है, सबके रिजल्ट्स इंडिपेंडेंट है, जैसे वहां थे टी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे यहाँ है, वी आर दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट ईच अदर। ओके, एंड एडिशनली दे शुड बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आइडेंटिकल है, इट शुड बी आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग दे शुड फॉलो द सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो आइडेंटिकली नजर आएंगे, वो जैसे थे वैसे ही नजर आएंगे। वट एवर विद द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई ओवर इट, दे विल लुक सिमिलर, सिमिलैरिटी होगी उनमें, तभी उसने बोला आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, एंड दे विल कन्वर्ज टू द नॉर्मल,
यदि आपका ये सैंपल साइज बढ़ गया, टुवर्ड्स इन्फिनिटी चला गया, या टुवर्ड्स पॉपुलेशन ही हो गया मान के चलो, तो वो भाई नॉर्मल की तरह दिखने शुरू हो जाएंगे. Okay, so your sample size increases regardless of the shape. Okay, so they will look like a normal distribution. ऐसा होगा. Okay, and then practical implications क्या है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के? इट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स. तो भाई स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं तो वहीं यूज होगा इसका. ओके, एंड इट एक्सप्लेन्स व्हाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन प्रैक्टिस. तो भैया हमारे लिए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, और whatever be the other distributions which we are studying, तो ये correspond to sample size. They are corresponding to the sample size, है ना. एक में छोटा sample size था, एक में बड़ा sample size. तो ये अकॉर्डिंग टू सैंपल साइज ये बोल रहा है कि भाई यदि बड़ा छोटा रहा तो ऐसा ऐसा मीन वेरिएंस होगा और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा और ये स्टूडेंट ही होगा. अब सैंपल साइज यदि बड़ा ले रहे हो और यदि ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये नॉर्मल की तरफ दिखेगा. ओके, तो कहीं ना कहीं हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग ना व्हिच इज बीन टेकन एज अ रेफरेंस, एंड इट डिफाइंस द कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट थ्योरी ऑफ दिस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. एंड व्हाई वी आर पिकिंग द नॉर्मल? क्योंकि सर सिमेट्री है सर, वो मीन मीडियन मोड बराबर है सर उसमें वहां पे. ओके, जो लेफ्ट में है वो राइट में है, दैट इज सिमेट्रिक. ओके, तो सिमेट्रिकल एनालिसिस इज क्वाइट इजियर फॉर अस. एंड इफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, ओके, तो फिर वो वही लफड़ा उसमें आउटलायर हैं, तो ये है तो वो है, तो उनका ट्रीटमेंट करो, तो यहाँ ट्रीटमेंट से बच जाओगे तुम. ओके, तो वी अज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन वेदर यू आर डीलिंग विद, अभी उसने एग्जांपल्स भी लिए थे कि चाहे फाइनेंस हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे अपना खुद का कोई रिग्रेशन एनालिसिस हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही प्रिफर्ड है हमारा. ओके, सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाई नॉर्मल, why you are picking normal again and again, and so sir ये कारण है हमारा. Okay, तो ये बोल रहा है it enables the use of statistical methods assume that normality, that means provides a basis for constructing confidence level and conducting hypothesis. क्यों? क्योंकि उसका application hypothesis, confidence interval इन सब में लगेगा. अभी हम देखेंगे आगे जब हम अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ, इन्फरेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अभी हमारा डिस्क्रिप्टिव था, है ना, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस. ठीक है, अभी हम डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे थे अभी तक. धीरे धीरे हम जैसे ही हाइपोथेसिस पर आएंगे हम इन्फरेंशियल पर आ जाएंगे. ओके, फाइन. यस, आस्क द क्वेश्चन. यस सर, आस्क द क्वेश्चन. Sir, suppose if you have a data set like 1 to 100 and if the mean is 50, so we can just plot the probability normal distribution like 50 as the mean and the data points between nearby that way. Yes, yes. But in standard normal distribution, what we as you say like that, Mean this zero, should be standard, one. right? Standard Yeah, this altogether, yeah, should be divided by the highest value in the data set to make it standardized between 0 and 1. Between 0 right? and 1. Yes, yes. So is it required in the central limit theorem, that is whether we should use the standard normalized normal probability curve, or can we use it as a number itself? So standard normal, that's what they said, and the formula is regards to that only. If you can see this statement, they did defined. Okay, so here if we are having this much random variables available, identically distributed, okay, and when the value of n approaches to infinity, the distribution of the standardized sum or average z approaches to a standard normal distribution. Standard normal. Not we cannot use raw data. Raw data. See, your raw data, sir, you should have the distribution as what? It should be identical. Whatever be the kind of data you are using, okay, the distribution should have to be similar, identical. यदि ऐसा है, whatever be the formula you are applying over your raw data, okay, the distribution should be similar, okay, and independent of each other. So if you are using your raw data, लेते ही sir. We do use the raw data only. I guess I have shared my complete screen or not. Okay, let me share the entire screen. Okay, and explain related to it. Okay, this is my entire screen now. Okay, so the question is, sir, if you are having a raw data, okay, so in general, sir, हमारे पास raw data ही होता है. We are having this data set, for example. Okay, this is my data set. These are certain features. Okay, and we claim that these are independent.
x1 x2 x3 x4 x5 these आर इंडिपेंडेंट फीचर्स, x5 ये सब इंडिपेंडेंट है। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस 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 वो जो भी है, आप वट एवर बी द सैंपल ऑफ द डेटा यू आर गोइंग टू टेक, सैंपल यू आर गोइंग टू टेक, उसने बोला कि आप इस पर लगाइए, ओके, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इन नेचर होना चाहिए, ओके। एंड इफ योर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी ये जो सैंपल है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अभी तो आपने स्मॉल सैंपल ऑफ द डेटा ले लिया, यू आर हैविंग अ बिग सैंपल, फ्रॉम बिग you took a small sample of the data, okay, and you are applying probability over it, random variable, yeah, x1 x2 these are the random variables, okay, which you applied over your features, okay, और इनका इसका जो आउटकम है ये इसके आउटकम पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये हमने करा। और फाइनली उसने बोला द स्टेटमेंट्स क्लेम दैट your distribution, if n tends to infinity, the distribution of the standardized sum or average, so this is your standardized sum or average z, so your data should be standardized, तो सर उसमें भी थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, your data should be standardized, स्टैंडर्डाइज मींस सर आपने डेटा को किस में कन्वर्ट कर रखा है, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या था, x माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, दिस इज योर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर z स्कोर, आई गेस इफ यू रिमेंबर हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा है, सो सर दिस इज द z स्कोर, तो वो z स्कोर की बात कर रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट z स्कोर, ओके, सो दिस इज द z स्कोर फॉर्मूला, ओके। But it does not have any uniform distribution, then we cannot use, like, all the data is not having the same behavior. तो नहीं करेंगे सर, नो सर, आइडेंटिकल होना चाहिए सर, दैट शुड बी आइडेंटिकल, वो उसमें हाँ रूल्स में मेंशन करा है उन्होंने, दे शुड हैव, ओके, दे शुड हैव आइडेंटिकल वेरिएबल्स, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नॉन यदि नहीं होगा तो फिर नहीं करें। हाउएवर वी डू टॉक अबाउट नॉर्मल ओनली, ओके, इन जनरल तो हम नॉर्मल की ही बात करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलेंगे, इन जनरल वी से दिस शुड हैव टू बी नॉर्मल, लेकिन रियलिटी में यदि आप सच कहें तो वी एक्सपेक्ट दैट ऑल कंटिन्यूस, सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, ये सबके लिए, देखिए फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, अब वहां पर मेरे पास क्या है, आई एम हैविंग सर्टेन कंटिन्यूस फीचर्स, जैसे कि प्राइस हो गया, ठीक है, प्राइस हो गया, स्क्वायर फीट हो गया, ओके, एंड दूसरे और भी फीचर्स है मेरे पास, सो अकॉर्डिंग टू लीनियर रिग्रेशन टेक्निक उसकी डिमांड होती है कि ईच एंड एवरी फीचर शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये उसकी डिमांड होती है। लेकिन क्या होता है, जो अभी सर ने पूछा कि सर मेरे पास रॉ डेटा है, मुझे दे दिया हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, तो क्या इट्स इट मैंडेटरी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा, तो इफ आई से ट्रुथ तो नहीं होगा, नो नहीं होता, रॉ डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होता, ओके, तो अब क्या करूं मैं, तो सर तभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, तो आई नीड टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस ओवर देम, ताकि मैं उनको नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकूं, ओके, सो आई विल अप्लाई लॉग ट्रांसफॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी कंटिन्यूअस फीचर टू ट्राई, आई विल ट्राई कोशिश करूंगा कि नॉर्मल में हो जाए, नहीं हो रहे तो सर उनको जबरदस्त तो कर नहीं सकता, I can't force them, हो जाए तो अच्छी बात है, तो I will apply the transformation, ओके, तो assumptions यही है, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन में assumptions है कि नॉर्मली हो, तो चाहे आपका यदि केस ये हो रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला, इफ योर सैंपल साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीज मोर, तो वो नॉर्मल में इट विल लुक लाइक अ नॉर्मल, उसमें भी केस है ये वाला, ओके, विच यू आर स्टडिंग राइट नाउ, दैट यदि योर डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड डेटा, if your data is standardized, in that particular case you will approach towards standard normal distribution, जहां पर आपका मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा, ओके, सो दैट्स अ स्पेशल केस, और ये उसका फॉर्मूला होगा x1 plus x2 plus xn into n माइनस एन यू इंटू एन, मतलब ये सारा आपका जो है रैंडम वेरिएबल्स माइनस एन यू डिवाइडेड बाय n सिग्मा स्क्वायर, ये वही है z स्कोर, यानी दिस फार्मूला इफ यू कन्वे, ये क्या कहना चाह रहा है, x1 xn क्या कहना चाह रहा है, आपके पास z स्कोर का फार्मूला क्या था, z नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या था आपका, यही था ना, x माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, यही तो था z स्कोर या स्टैंडर्ड स्केलर, यही बोल रहा है वो, ये जो x है ना, इसने सारे फीचर ले लिए, x1 x2 x3 डॉट 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 अप टू xn सारे ले लिए, और उसने n न्यू कर दिया, यानी हर
हर एक का भैया मीन ले लिया उसने और बोला कि भाई सबका मीन बराबर है, यदि ऐसा है डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा को क्या लिया उसने, क्या लिया उसने, एन न्यू स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरियंस, है ना, तो सिग्मा स्क्वायर कर दो, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू वेरियंस, ठीक है। तो जो भी इसने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर आप देख लो, उसको इंटरप्रेट कर लो, एन सिग्मा स्क्वायर करा, ठीक है। तो वेरियंस होता है नीचे, यदि नीचे वेरियंस होता है तो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है, बिलो द वेरियंस दैट्स अ सिग्मा स्क्वायर, ऑलराइट, फाइन। Sir, it will be mu1 plus mu2. It's n times n times mu. new, sir, it's n times new, sir, So it's we n have to times, add all the mu's, right? sir, All because the means. and it's n times new, sir, okay, n new, it's taking n new, n Oh, new, okay, because distribution, it said okay. that distribution is same, sir, a distribution is same, so it's Hmm. expecting that the mean is same for Okay. all, Okay. क्योंकि Got it. डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो सर मीन भले ही आपका डेटा पॉइंट्स कहीं कैसे भी हो, मीन सेम निकाल लेगा वो, Mhm. तभी उसने एन न्यू Okay. लिया, नॉट न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री, ये नहीं लिया उसने, एन न्यू लिया। Mhm. Okay. Got it. ओके, सो Thanks. माय अजम्पशन फॉर द डेटा इज ऑलवेज नॉर्मल, ये लेके चलना है Hmm. मुझे, ओके सर, फाइन, सो दैट्स द केस, ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज used for various field ये भी hypothesis testing, confidence interval, sampling theory हर जगह यूज होगा, ऊपर के दो भी हर जगह यूज हो रहे थे, ये भी यूज होगा सेम, ठीक है। ये देखिए आपके पास, सी दिस सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, सी क्या होता है, ये आपकी कंप्लीट पॉपुलेशन है, आई एम शोइंग द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा आपने ऐसा शो करा, ये पूरे ये मेरा पॉपुलेशन का मीन है, फॉर एग्जांपल इट्स एन पॉपुलेशन मीन, ओके, ये मेरे जितने भी स्मॉल एक्स बार देख रहे हो ना, ये मेरे सैंपल के मीन है, दीज आर माई सैंपल मीन। ये छोड़, मान लो आपने यार, वही तो मैं समझा रहा था अभी कुछ देर पहले, क्या बोला, दिस इज योर पॉपुलेशन, आपने ये सैंपल उठाया, इसका मीन एक्स बार, आपने ये सैंपल उठाया, इसका मीन एक्स बार, आपने ये सैंपल इफ यू पिक, इसका मीन एक्स बार, इसका मीन एक्स बार, इसका मीन, जो ले लो वो उठा लो आप, so these are the sample means, और assumption ये है कि भाई सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तभी वो एक्स बार सभी को एक्स बार बोल रहा है, वरना मीन could have been different if you have taken n samples, if you have taken n samples and their distribution is same. Yes sir, ask the question. So you can check out the plot how it looks like, it looks like this thing, कि x बार दे रहा है वो सभी को, if you are having any doubt you can tell, so this is a sample mean and this is a population mean, और वो बोल रहा है if my n, यानी number of the data points which are present in the sample, यदि ये अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, it reaches to infinity, okay, तो फिर मेरा mean will be equal to, my sample mean will correlate to the population mean, that's what it is saying। या तो मैं ये बोल दूं डेटा पॉइंट्स के हर एक वो सैंपल अलग अलग लेके चल रहे थे, ओके, यदि उन सभी सैंपल्स को ही यदि यहां से हम ले ले, सी इफ आई कंसिडर हियर x1 x2 x3 up to xn, when n tends to infinity, that means I am considering all the samples in the data, let's consider all the samples in the data, तो वो जो कह रहा है ये रिजल्ट आएगा उसका, zx1 plus x2 and all these things and new upon this thing, ये रिजल्ट आ रहा है, यही बोल रहा है, ओके, इसको और बता देता हूं मैं, कोई भी डाउट हो तो यू कैन अनम्यूट एनी टाइम, यू कैन आस्क। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है आपका प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का जो है कोर कॉन्सेप्ट्स है, ओके, एंड व्हाट हैपेंस हियर, द रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वी आर टेकिंग सम और एवरेज ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स, तो ऊपर आपने जो फॉर्मूला देखा ना, x1 प्लस x2 प्लस ये सब, वी आर टेकिंग द सम और एवरेज, यहां एवरेज ले लिया, मान लो you took the average of all the independent variables, and independence ensures that the behavior of one variable doesn't relates the another variable, दूसरा, the distribution is identical in nature, so the random variable should draw from a same probability distribution you are going to apply and it should draw
द पॉइंट्स, द रिजल्ट, द आउटकम वो इसी के अकॉर्डिंग होगा. सो से ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी हैव सेम, आइडेंटिकल होना चाहिए. सैंपल साइज जो है लार्जर होना चाहिए. ओके, स्मॉल स्मॉल तो स्टूडेंट टीम में था, यहाँ लार्जर है. द बेटर द अप्रोक्सीमेशन टू द नॉर्मल, ताकि वो हम नॉर्मल की तरफ ही टेंड करें, है ना, उसकी तरफ ही हम जाए. सो सैंपल साइज शुड हैव टू बी मोर. ओके, ऑफन n इज ग्रेटर देन 30 लेते हैं. ओके, 30 का बड़ा, 30 से बड़ा सैंपल हो तो इन जनरल में बोला जाता है. ओके, ये भी कह सकते हैं. ओके, एंड यदि सैंपल साइज बड़ा होगा, इन्फिनिटी या सैंपल साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करेगा. दैट्स द केस. ओके, दैट्स द केस. तो उसका मीन विल रीच टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और यदि आप स्टैंडर्डाइज डेटा ले रहे हो, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो, तो मीन 0 होगा एंड वेरिएंस आपका जो होगा ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होगा आपका. ओके, ये चीज होगी उसके अंदर. फाइन. तो ये आपका जो है मैथमेटिकल, ठीक है, और भी चीजें हैं. जस्ट गिव मी few more minutes, let me show you the code, let me show you the codes for them. बाकी अपन और रिवाइंड करेंगे. let me show you the implementation part. Okay, so this is your normal distribution. This code is for normal distribution. I have already shared, I have updated this code. ये देखिए, import numpy as np, import matplotlib from scipy, import normal. तो भाई साइंटिफिक पाइथन में इस लाइब्रेरी में ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. आपको you do not have to write the formula 1 upon under root of 2 pi sigma square e की पावर x माइनस, वो तुम्हें कुछ नहीं करना, वो है ऑलरेडी नॉर्मल. ठीक है. सो ये देखो यहाँ क्या करा मैंने, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ. और भी भाई सुन लीजिए कि मैंने सिग्मा को 0 कर, म्यू को, मीन को 0 कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 कर दिया. आई एम गोइंग टू मेक अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कर दिया. और ये मेरे x कोऑर्डिनेट्स हैं और ये मेरे y कोऑर्डिनेट है. y कोऑर्डिनेट है मैंने भैया अपना रैंडम वेरिएबल, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सब रख दिया. आई केप्ट एवरीथिंग हियर. ओके, what do you mean by line space? What do you mean by line space in numpy? Line space in your numpy, what does it mean? It will create a data points. क्या करेगा ये भाई लाइन स्पेस का मतलब ये है, इट विल क्रिएट एन इवनली स्पेस्ड सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड इंटरवल. ओके, तो आप जो भी इंटरवल यहां दे रहे हो उतनी उतनी, जैसे आपने क्या बोला कि भाई म्यू माइनस 3 सिग्मा. ओके, यहां से यू हैव टू स्टार्ट, यहां से आपको एंड करना है. स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ये आपको करना है. ओके, start from this and end till this. Okay, that is called as limits. Mu minus 3 sigma and mu plus, ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया. Okay, mu minus 3 sigma and mu plus 3 sigma, जो भी आपने वैल्यूज असाइन करी है उसके हिसाब से इतनी इतनी स्पेस ले लो. उसके बीच में 100 जो है वो क्या करना, ये देखिए उसके बीच में, ये देखिए -3 एंड +3. अब देखो ना, म्यू तो खुद ही 0 था, म्यू 0 था, सिग्मा 1 था, तो ये -3 आया, ये +3 आया. ठीक है, ये देखिए ये -3 है, ये +3 है. ओके, ऐसा करा हमने. फाइन. तो ये क्या कर लेगा, इवनली स्पेस्ड जो है वो डेटा आपको बना के दे देगा. ऑलराइट. एंड बस ठीक है, बाकी फॉर्मूले में मैंने पुटअप कर दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था लगाया, एंड दिस इज हाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लुक लाइक. एंड इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आई एम पुटिंग हियर, देखिए आई एम पुटिंग हियर व्हाट, दिस थिंग, लाइन स्पेस -3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आई डिफाइंड 5, बस इतनी सी बात है. और ये देखिए स्टाइपाई के अंदर ऑलरेडी टी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है स्टाइपाई के अंदर. ओके, तो आप यहां ले लीजिए टी, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आप ले रहे हो 100 ले रहे हो, जो भी जितने भी डेटा पॉइंट्स यू वांट टू टेक, यू कैन. ऊपर भी मैंने 100 ही लिए थे आई गेस, हाँ 100 ही है. ओके, सो ये मेरी लिमिट्स थी, यहां पर भी ये मेरी लिमिट्स हैं, -3 to +3. अब ये भी वही लिमिट्स हैं
जस्ट लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि मैं इसको मीन जीरो ये कर दूं, ये भी वही लिमिट्स हैं, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक ऐसी चीज जो ऊपर नहीं थी, वो यहाँ है। ओके, सो जस्ट गिव योर रैंडम वेरिएबल अलोंग विद योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट्स इट। और ये आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डॉट पीडीएफ, ये इसका टी डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट बना देगा। दिस प्लॉट इज लुकिंग क्वाइट सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मोर। ओके, और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा पॉइंट सब लगभग एक जैसा दिख रहा है मुझे, तो नॉर्मल एंड ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। ओके, क्वाइट लुकिंग सिमिलर, लेकिन एक देखिए चीज, इसका जो पीक है दैट इज 0.40 है, इसका जो पीक है, ओके अभी 0.40 शायद मुझे लग रहा है यहीं तक ही आसपास आ रहा होगा, 0.40 तक आ रहा होगा शायद, आई गेस। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट हो सकता है आ रहा हो। ओके, यहाँ पर क्योंकि 0.35 दिया है, हो सकता है दिस विल बी 0.4 और थोड़ा सा भी लेस हो, तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि लगभग वैसे ही दिख रहा है, वही दिख रहा है, नो चेंज, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज योर सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसका कोड है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी आपने क्या करा, सैंपल साइज 30 ले लिया एंड 1000 सैंपल्स ले लिए, सो एवरी सैंपल साइज इज 30 हियर, ओके, एंड you took 1000 samples, okay, of the data, and then ये जो samples का जो samples में you np dot random exponential, you are creating exponential data here in this samples, you are having तो सभी का distribution कैसा है, exponential है, scale 2, ठीक है, मतलब e की पावर आपने कुछ ले लिया होगा, वो जो भी है 2 स्केल ले लिया, e स्क्वायर है जो भी है, आपने ऐसा कुछ लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया आपने e की पावर में, तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। फिर आपने क्या करा भाई, सैंपल मीन है, आप इससे मीन निकाल लोगे सैंपल्स का, वॉट एवर दी सैंपल वैल्यूज आर यू विल कैलकुलेट द मीन ऑफ इट, तो सबका मीन भी बराबर है, सारे सैंपल का मीन बराबर, ओके, सबका साइज बराबर, ईच एंड एवरी साइज इज 30, नंबर ऑफ सैंपल्स आर 1000, दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग अ सैंपल एंड दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ इट। बस करना क्या है, इसको इसमें रख दो आप अपने फॉर्मूले में, है क्या यहाँ पर, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी। ओके, सो यू आर फर्स्ट यू आर क्रिएटिंग ए हिस्टोग्राम, ये मेरा सैंपल है, ये 30 बिन्स है एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू शो माय हिस्टोग्राम, और ये रहा मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लॉट। तो आई कैलकुलेटेड म्यू, एनपी मीन से म्यू निकाला, सिग्मा निकाला, एनपी डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन से सिग्मा निकाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ओके, एंड वो वैसे ही फॉर्मूला म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा 100 जैसे ऊपर लिखा था और प्लॉट कर दिया। सो दिस इज माय सेंट्रल लिमिट थ्योरम इलस्ट्रेशन। सी कोड इज समथिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड योर कॉन्सेप्ट, ओके, तो आप इसको जो है यू कैन अप्लाई, कर सकते हो आप। ओके, सो दिस इज योर practical implementation of central limit theorem. All right, so you will check again, no worries, we'll again check out about these things, क्योंकि मैं एक बार और रिवाइंड करूंगा, there are many things to learn here, okay, which we are exploring in our each and every day-to-day sessions. All right, and we are, yes sir, ask the question. We heard of the student detail test, right? Like is that related to student distribution? T-tail test, okay, t-test, I guess t-test is you're related to whom, to your student t distribution, that's what you are asking? Yes. Okay, आपको लग रहा है ऐसा? Yes. Yeah, or is it related to normal probability, like see, तक अभी t-test, if I going to talk about t-test में करते क्या है, what we do in the t-test, see in t-test what I remember here, ये कैसी अप्रोच है where we are going to find the difference between the response from two groups, okay, yeah. We are having two statistical distribution, we are trying to get the response between these two groups, okay. अब कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हम बात करें या कोई भी टेस्ट की बात करें, ओके, इफ से स्टूडेंट टी की हम ले लें, तो आई गेस ये इसको फॉलो करना चाहिए, इट शुड फॉलो द टी टेस्ट, शुड फॉलो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन,
Mhm. Okay, in any of the statistical hypothesis, your टी टेस्ट शुड फॉलो, मतलब क्योंकि टी टेस्ट है तो ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, स्टूडेंट टी विल आल्सो लुक लाइक अ नॉर्मल ओनली। ओके, तो इट शुड फॉलो स्टूडेंट टी। And normally, what I was saying is like detailed test will be doing for small set of हाँ, data स्मॉल set. सेट ऑफ डेटा, यस। Like, तो so student T distribution इट is शुड बी also फॉलो, considered. हाँ इट शुड बी फॉलोड, Okay, okay, तो करना चाहिए। ऑलराइट, तो okay. हाँ, अंडर द नल हाइपोथेसिस आई गेस ये इसको करना चाहिए, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को, स्मॉल टेस्ट ऑफ डेटा है ना तो। Just okay. Thank you. ऑलराइट, so this is the implementation. We'll check it again. Let me stop there.